डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह बिल्कुल ही नया टॉपिक है, स्वर्णिम नियम, जिसके अंतर्गत हम स्वान के मॉडल का अध्ययन करेंगे, यानी गोल्डन रूल स्वान्स मॉडल। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लाने का मेरा एक उद्देश्य है कि जो एमए प्रीवियस है या बीए फाइनल है या बीए सेकेंड ईयर है या जहाँ कहीं पर भी जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में स्वान के मॉडल का अध्ययन कराया जाता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये स्वान का मॉडल मैंने यूट्यूब में डालने का निश्चय किया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम, और इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे स्वान का मॉडल, यानी स्वान मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल जिसके अंतर्गत स्वान मॉडल। देखिए, प्रोफेसर T.W. स्वान ने 1960 में गामा गोरी, जो जापान में एक जगह है, वहाँ आर्थिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में प्रोफेसर स्वान ने ग्रोथ मॉडल्स ऑफ गोल्डन एज एंड प्रोडक्शन फंक्शन, यानी स्वर्ण युग के विकास मॉडल और उत्पादन कार्य, यह उन्होंने एक अपना पेपर प्रस्तुत किया और वहीं इस पेपर को पब्लिश करने का निश्चय किया गया। जो शोध पत्र में प्रस्तुत किया था, इसमें अविरत वृद्धि यानी स्टडी ग्रोथ के बारे में संकल्पनाएं प्रस्तुत की। विशेष रूप से तकनीकी प्रगति से संबंधित मान्यताएं उल्लेखनीय रहीं। अब देखिए, प्रोफेसर स्वान ने स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल की व्युत्पत्ति की। उन्होंने नव प्रतिष्ठित मॉडलों को, आलोचनाओं को स्वीकार किया। वह यह मत व्यक्त किया कि जॉन रॉबिन्सन, कार्डोर व चैपमैन के मॉडल अति विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रोफेसर स्वान के मॉडल का जो कथन है, यानी स्टेटमेंट ऑफ द मॉडल ऑफ स्वान, और इनका जो कथन है वह क्या है? देखिए, प्रोफेसर स्वान का मत है कि आर्थिक वृद्धि के मॉडलों में से हम आर्थिक गतिरोध के संकट व जाल, मुद्रा प्रसार की बाधाएं, स्वयं स्फूर्ति की अस्थायित्व भरी दशाएं और व्यापार चक्रों से प्रतिबंधित या व्यापार चक्रों से प्रतिफलित समस्याएं हैं।
विचारणीय तथ्य यह है कि हर समस्या के निदान के लिए मात्र आर्थिक सिद्धांत पर आधारित रहा जाता है। वह लोगों, जनता, व्यवहारिक तकनीक जैसे पक्षों की उपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार भूतकाल में घटी घटनाओं व आर्थिक वृद्धि के इतिहास पर आधारित विश्लेषणात्मक ढांचा भी भविष्य हेतु अधिक सार्थक नहीं बन पाता। आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत को वस्तुतः कुछ सार्थक अंतः प्रेरणाओं से संबंधित होना चाहिए। यह मात्र वास्तविकताओं का विवरण ना हो, बल्कि एक पद्धति हो जिससे विचारों को ग्रहण किया जा सके। यदि कुछ संकल्पना स्थापित भी की जाती हैं तो तब यह संदेश यह होता है कि क्या यह समस्त समय अवधियों एवं दशाओं में खरी भी उतरी है या नहीं। साथ ही आर्थिक वृद्धि के लिए इनका क्या उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या आर्थिक वृद्धि दृश्य है, यानी इज इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिबल। स्वान का मत है कि एक स्वर्णिम युग एक स्थिर घातांक दर जैसे EGT, जिसे हम E और GT इस तरह से लिखेंगे। यह EGT से परिवर्तित होती है, जहां अब क्या है, G इक्वल टू क्या है, धनात्मक। कैसी है, धनात्मक हो सकता है, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। यानी यह धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी ये तीनों ही स्थितियां इसमें पैदा हो सकती हैं। किस में, जी में तीन स्थितियां पैदा होंगी, धनात्मक भी होगा, शून्य भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी। यानी ये इनमें से कोई भी एक स्थिति हो सकती है। स्वर्णिम युग में सभी चर एक सरल रूपांतरण से स्थिर या अचरों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम ए गोल्डन एज इन चेंजिंग एट ए कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल रेट लाइक EGT, वेयर ए मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव in a golden age all variables may be turned into constants by a simple transformation। तब यह संभव होता है कि स्वर्णिम युग या युगों की संभावनाओं व परिसीमाओं को ध्यान में रखा जाए। अब देखिए,
बात आती है कि श्वान के मॉडल का जो कथन है, कथन हमने आपके समक्ष रखा। अब देखते हैं कि श्वान के मॉडल की मान्यताएं क्या हैं, यानी असेम्पशंस ऑफ श्वान मॉडल। तो देखिए इनके जो मान्यताएं हैं वह मान्यताएं यानी श्वान के स्वर्णिम युग में या स्वर्णिम युग के विश्लेषण में निम्न बहुत सी मान्यताएं हैं, और उनमें सबसे पहली जो मान्यता है वह मान्यता है उत्पादन के साधनों के मध्य सतत प्रतिस्थापन संभव एवं दृश्य है, तो या दृश्य है जो वास्तव में स्थापित होता है, यानी द कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फेसिबल एंड एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अब देखिए दूसरी जो इनकी मान्यता है वह दूसरी मान्यता है कि उत्पादन उपलब्ध साधनों पूर्तियों से सीमित होता है, यानी प्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय अवेलेबल फैक्टर सप्लाईज। और तीसरी जो मान्यता है इनकी वह है जो कुछ भी बचाया जाता है उसका विनियोग किया जाता है, यानी व्हाट एवर इज सेव्ड इन इन्वेस्टेड, अर्थात क्या होगा, अर्थात जो होगा वह होगा आई टी इजिकल टू एस टी। अब देखिए नेक्स्ट इनकी जो मान्यता है वह है बचत आय का स्थिर रेखीय अनुपात है, यानी सेविंग इज फिक्स्ड लाइनर प्रोडक्शन ऑफ इनकम। अर्थात क्या होगा, पहले यानी जो चौथी मान्यता है उसमें ये चीज़ निकल के आएगी, और पांचवी जो मान्यता है उसमें क्या निकल के आएगा, देखिए पांचवी जो मान्यता है वह है एस इजिकल टू आई इजिकल टू के इजिकल टू डी के अपॉन डी टी इजिकल टू एस वाई। पांचवी मान्यता उनकी यह है। अब देखिए नेक्स्ट जो मान्यता है श्रम एक स्थिर घातांक दर से बढ़ता है, यानी लेबर इंक्रीज एट ए कांस्टेंट एक्स पोटेंशियल रेट। अर्थात क्या होगा, अर्थात देखिए क्या है, एल इजिकल टू एल ओ ई जी और टी, ये होगा। अब नेक्स्ट उत्पादन फलन ह्रासमान सीमांत उत्पादकताओं के साथ एक अंश पर समरूप है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री ऑन विद डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। अर्थात अब देखिए अर्थात क्या होगा, अर्थात देखिए गामा इजिकल टू फंक्शन के एल इजिकल टू ए के घात अल्फा एल 1 माइनस अल्फा या
या क्या होगा, या के एल्फा एल बीटा, जहां क्या है, एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1 है। क्या है, एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1। अब देखिए स्वान के मॉडल की जो मान्यताएं हैं वह ये मान्यताएं हैं, लेकिन अब हम स्वान के मॉडल के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ स्वान मॉडल उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्वान के मॉडल के समीकरणों का हम अध्ययन करते हैं। स्वान के मॉडल के जो समीकरण हैं उपर्युक्त मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए स्वान के मॉडल के जो समीकरण हमने स्थापित किए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो समीकरण है वह है y इजिकल टू के एल्फा एल बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी पहला समीकरण है। देखिए, या ये भी हो सकता है log y इजिकल टू एल्फा log k प्लस बीटा log l। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, यानी द्वितीय समीकरण है। अब ये दूसरा समीकरण है। फिर देखते हैं समय क्या है। समय को हम आपको हर एक मॉडल में बताते चले आ रहे हैं। समय यानी टी टाइम। समय को टी के सापेक्ष समीकरण दो को अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, यानी y अपॉन y समीकरण दो को डिफ्रेंशिएट करने पर, यानी डिफ्रेंशिएट जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखें y अपॉन y इजिकल टू एल्फा के। अब के डॉट है, एल्फा के डॉट अपॉन के प्लस बीटा एल डॉट अपॉन एल इजिकल टू क्या होगा, यानी यह हमारा जो होगा डॉट डॉट, यह तीसरा समीकरण होगा, थर्ड इक्वेशन है। यानी सेकंड इक्वेशन को, यानी सेकंड समीकरण को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा थर्ड इक्वेशन यानी तीसरा समीकरण बन जाता है। अब देखिए समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में क्या करें, y अपॉन यानी y डॉट अपॉन y इंटू के डॉट अपॉन के तथा एल डॉट अपॉन एल क्रमशः
क्या है, क्रमशः y के व l यानी y के l की सापेक्षिक क्या होगी, वृद्धि दरों को, सापेक्षिक वृद्धि दरों को क्या करता है, सूचित करता है, वृद्धि दरों को सूचित करता है। अब देखिए, यदि इन्हें हम क्रमशः क्या कर दें, y और k तथा i के द्वारा व्यक्त करें, तब क्या होगा, तब जो होगा वह होगा y इजिकल टू एल्फा के प्लस बीटा आई। जब ये होगा तो फिर देखिए इजिकल टू एल्फा के प्लस बीटा जी, चूंकि मान्यता क्या है, चूंकि मान्यता से क्या ले लें, L इजिकल टू जी, और यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण आपका होगा चौथा, यानी फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए जो चौथा समीकरण है, इसमें क्या करें, हम पहले से ही मानते हैं, क्या मानते हैं, देखिए पहले से जो माना है वह है L इजिकल टू डी के अपॉन डी टी इजिकल टू एस वाई, और ये हमारा जो होगा यह पांचवा समीकरण होगा, इक्वेशन फिफ्थ। अब देखिए इक्वेशन फिफ्थ भी निकाल लिया आपने। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, अब मैं क्या करूं कि समीकरण 4 एवं 5 से क्या कर देना है, 4, 5 से, यानी इससे और इससे, देखिए चार 5 से क्या लेना है, y इजिकल टू एल्फा एस ब्रैकेट में y अपॉन के प्लस बीटा एल इजिकल टू एल्फा एस y अपॉन के ब्रैकेट में प्लस बीटा जी, और ये जो समीकरण हमारा होगा यह समीकरण होगा 6, यानी छठा समीकरण है, इक्वेशन 6। अब देखिए 4 और 5 समीकरण को लेने से हमने छठा समीकरण निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 6 में, अब क्या कर दें, समीकरण 6 में, समीकरण 6 में क्या करना है, g तथा y अपॉन के
दिए होने पर क्या होगा, S जितना अधिक होगा, S जितना अधिक होगा फिर क्या होगा, y उतना ही कैसा होगा, अधिक होगा। y भी अधिक होगा अगर s अधिक होगा तो। तथा इस प्रकार y व y/L भी संतुलन की दशा में अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। अब देखिए जब ये अधिक होगा तो फिर क्या निकल के आएगा, तो देखते हैं। तब मान्यता के अनुरूप साधनों के मध्य नियमित प्रतिस्थापन होता रहता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पूंजी का प्रतिफल, अब देखिए यहाँ एक नई चीज आ जाएगी, यानी पूंजी का प्रतिफल पूंजी का प्रतिफल क्या है, R। पूंजी का प्रतिफल R तथा श्रम का प्रतिफल क्या है, W। यानी एक R है एक W है, ठीक बराबर होगा सीमांत उत्पादकताओं के। और जब ये बराबर होगा तो देखिए गामा इजिकल टू SY/S के इजिकल टू अल्फा Y/K तथा W इजिकल टू डेल्टा Y/डेल्टा S, सॉरी डेल्टा L इजिकल टू बीटा Y/L के। जहां क्या है, जहां Y/K उत्पादन पूंजी अनुपात तथा Y/L उत्पादन श्रम अनुपात। और जब ये है तब संतुलन की दशा में क्या होगा, संतुलन की दशा में देखिए यदि L इजिकल टू 1 है तथा K इजिकल टू 1 Y अवश्य ही इकाई के बराबर होगा। अवश्य ही इकाई के बराबर होगा।
अब जब ये इकाई के बराबर होगा अर्थात क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अतः देखिए अतः k इज इक्वल टू एस वाई अपॉन के। हम यह सार दे सकते हैं। जब ये दे सकते हैं तो फिर क्या है, तब S इज इक्वल टू के वाई अपॉन के, यानी ब्रैकेट में वाई अपॉन के माइनस घात 1। जब ये है तो ये जो इक्वेशन होगा यह इक्वेशन होगी आपकी 7 यानी 7वीं यूनिट, इक्वेशन 7 यानी 7वां समीकरण। अब देखिए 7वां समीकरण आपने निकाल लिया है। अब बात आती है, अब यदि उत्पादन पूंजी अनुपात दोगुना होता है तो S अर्थात बचतों की जो दर है वह संतुलन के लिए आधी हो जाएगी। आधी क्यों हो जाएगी, तो देखिए चूंकि एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, तब समीकरण 4 को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या निम्न अनुसार लिख भी सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा के प्लस बीटा 1। जब ये है तो इज इक्वल टू के माइनस बीटा के प्लस बीटा 1, या y माइनस के इज इक्वल टू, बीटा कॉमन है तो बीटा को मैंने ले लिया बाहर, और 1 माइनस के। जब ये होगा तब समीकरण होगा, यानी इज इक्वल टू एस बीटा ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस के अपॉन एस। और यह जो समीकरण होगा यह है 8वां समीकरण होगा, यानी इक्वेशन 8। अब देखिए 8वां समीकरण भी आपने निकाल लिया। अब हम समीकरण 9वां देखते हैं। 9वां समीकरण, लेकिन k इज इक्वल टू के अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन के इज इक्वल टू एस वाई अपॉन के। और यह जो समीकरण होगा यह समीकरण होगा आपका 9वां, यानी इक्वेशन 9। अब देखिए 9वें समीकरण के बाद में हम 10वां समीकरण भी निकाल लेते हैं। तो 10वां समीकरण क्या है, समीकरण 8 और 9 से हम क्या निकालते हैं, 8 और 9 से। तो देखिए y माइनस के इज इक्वल टू एस बीटा
1 माइनस एस माइनस वाई अपॉन के, और यह समीकरण जो होगा वह 10वां समीकरण है, यानी इक्वेशन 10। अब देखिए इक्वेशन 10वां जब निकालते हैं, अब अतः यदि क्या होगा, y इजिकल टू के इजिकल टू 1 इजिकल टू जी तथा y अपॉन के इजिकल टू 1 अपॉन एस, तब क्या है, एस चाहे कुछ भी हो यह संतुष्ट होगा। संतुलन में जहाँ y इजिकल टू, संतुलन में क्या होगा, यानी संतुलन में जहाँ y इजिकल टू के 1 अपॉन एस जितना अधिक होगा उतना ही अधिक y अपॉन के होगा। अर्थात उत्पादन पूंजी अनुपात तब बढ़ेगा जब 1 अपॉन एस में वृद्धि हो, चूंकि R इजिकल टू क्या होता है, एल्फा y अपॉन के, क्या होता है, R इजिकल टू एल्फा y अपॉन के। अतः 1 अपॉन एस जितना अधिक होगा R या लाभ की दर भी उतनी ही अधिक होगी। साथ ही कोई तकनीकी प्रगति नहीं होगी, तब K अपॉन L स्थिर होगा। अतः क्या होगा, अतः जब K अपॉन L स्थिर होगा तब देखते हैं जब K अपॉन L स्थिर होगा, अतः y अपॉन L इजिकल टू ब्रैकेट में y अपॉन K इंटू K अपॉन L इंटू K अपॉन L इजिकल टू y अपॉन K कैसा है, स्थिरांक है। कैसा है, स्थिरांक, यानी कांस्टेंट है, ये निश्चित है, कांस्टेंट है। और यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण होगा आपका 11वां, यानी इक्वेशन 11। अब देखिए, अतः 1 अपॉन एस जितना अधिक होगा वास्तविक मजदूरी अनुपात भी उतना ही अधिक होगा। और जब वास्तविक मजदूरी उतना ही अधिक होता है तो क्या होगा, W इजिकल टू बीटा वाई अपॉन एल इजिकल टू बीटा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल ब्रैकेट में इंटू वाई अपॉन के। जब ये है तो बीटा यहाँ फिर क्या है, बीटा स्थिरांक है, स्थिरांक, यानी बीटा भी कांस्टेंट है। और जब बीटा कांस्टेंट है तो क्या होगा, वाई अपॉन के, और ये जो समीकरण होगा यह समीकरण होगा आपका 12वां, इक्वेशन 12। अब देखिए समीकरण 12 भी निकाल लिया। अब क्या है, इस प्रकार हम पाते हैं कि 1 अपॉन एस जितना अधिक होगा y अपॉन के या उत्पादन पूंजी अनुपात भी उतना ही अधिक होगा। साथ ही लाभ की दर
आर तथा वास्तविक मजदूरी दर डब्ल्यू भी अधिक होगी। स्वान ने प्रदर्शित किया कि जब सभी लाभों को बचा लिया जाता है तथा समस्त मजदूरियां व्यय कर दी जाती हैं तब प्रति इकाई उपभोग अधिकतम होगा। उन्होंने प्रदर्शित किया कि S = एल्फा तथा अल्पकाल में यह प्रति इकाई उपभोग को उच्च करने की दशा संचालित करेगा। यदि S में वृद्धि हो तो स्वर्णिम युग में पूर्ण उपभोग होने के साथ एल्फा आय में लाभों के शेयर को प्रदर्शित करेगा। और जब ये लाभों के शेयर को प्रदर्शित करता है, अब हम देखते हैं इसके बाद में इसका एक पॉइंट और रह गया है जो छोटा सा ही है, आपकी समझ में अक्सर आएगा ही। तकनीकी प्रगति की प्रस्तावना, यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। अब देखिए इसे भी समझते हैं, यह क्या है। तो देखिए अभी तक हमने ऐसे उत्पादन फलन को ध्यान में रखा है जो एक रूपता एवं ह्रासमान सीमांत प्रतिफलों की सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित है। अब यदि हम तकनीकी प्रगति माना क्या एम मान लेते हैं, तकनीकी प्रगति को हम एम मान लेते हैं और एम प्रतिशत माना एम प्रतिशत है की प्रस्तावना रखें तो समीकरण 4 को कैसे लिखेंगे। तो समीकरण 4 को हम लिख सकते हैं कि y = एल्फा के प्लस बीटा एल प्लस एम। और यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण आपका होगा 13वां, यानी 13 इक्वेशन। अब 13वां समीकरण निकालने के बाद में आगे क्या है, तो देखिए संतुलन में y = k, यानी संतुलन y = k तथा समीकरण क्या करने 13, समीकरण 13 को इस प्रकार भी हम प्रकट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यानी y माइनस एल्फा y = बीटा एल प्लस एम, या y = बीटा एल प्लस एम अपॉन 1 माइनस एल्फा। या फिर देखिए = बीटा एल अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस एम अपॉन 1 माइनस एल्फा = 1 प्लस एम अपॉन बीटा, क्योंकि बीटा = 1 माइनस एल्फा है। स्वान ने एक स्थिर साधन भूमि यानी लैंड, जैसे हमने भूमि जो लैंड है उसे LD से रिप्रेजेंट किया है, LD की भी प्रस्तावना रखी जिसकी उत्पादन लोच बाई है। तब क्या होगा, तब समीकरण 1 जो है उस समीकरण 1 में देखिए क्या चेंजिंग आएंगे। तो समीकरण 1 इस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे, यानी y = k
एल्फा यानी के की घात अल्फा और एल की घात बीटा एल डी की घात वाई, जहां क्या होगा, जहां एल्फा प्लस बीटा प्लस वाई इजिकल टू 1 है। चूंकि एल डी स्थिर है, जमीन को कहीं ले जा नहीं सकते हैं, वह निश्चित रहेगी, एक जहां है वहीं रहेगी, तो इसलिए चूंकि भूमि या लैंड स्थिर है, इसलिए समीकरण 6 को हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे y इजिकल टू एल्फा के प्लस बीटा एल इजिकल टू एल्फा एस ब्रैकेट में y अपॉन के ब्रैकेट ऑफ प्लस बीटा एल, परंतु क्या हो जाएगा, परंतु एल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। अब देखिए स्थिर उत्पादन प्रति इकाई के लिए हम y इजिकल टू 1 लिखते हैं, तब समीकरण 6 को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए समीकरण 6 को जो लिखेंगे वह लिखेंगे, समीकरण 6 जो होगा उसे लिखा जाएगा y माइनस बीटा y इजिकल टू एल्फा एस y अपॉन के ब्रैकेट में, या बाई ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा ब्रैकेट ऑफ इजिकल टू एल्फा एस वाई अपॉन के, या वाई इजिकल टू, देखिए कोष्टक में कैसे लिखना, क्या लिखना है, वाई इजिकल टू ब्रैकेट में एल्फा अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा और ब्रैकेट ऑफ इनटू एस ब्रैकेट में और y अपॉन के ब्रैकेट। इसके बाद क्या होगा, देखिए, या आगे क्या होगा, 1 इजिकल टू y इजिकल टू ब्रैकेट में एल्फा अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा ब्रैकेट ऑफ एस ब्रैकेट में y अपॉन के ब्रैकेट। एल्फा व बीटा के दिए होने पर व एस के दिए होने पर 1 इजिकल टू वाई इजिकल टू उत्पादन पूंजी अनुपात, यानी 1 इजिकल टू y इजिकल टू उत्पादन पूंजी अनुपात क्या है, y अपॉन के, y अपॉन के का एक रेखीय फलन यानी लाइनर फंक्शन है, और यही हमें सिद्ध करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएंगे, आप इन नोट्स को भी निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं। और यह टॉपिक पूरी तरह से शायद ही किसी ने यूट्यूब में डाला हो। धन्यवाद।